नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं भादरा आसपास की तमाम खबरों की। और दोस्तों, आज जब आप समाचार देख रहे हैं, ये लाइव टेलीकास्ट, दोस्तों भादरा कस्बा क्षेत्र में शानदार बरसात का दौर जारी है और एकाएक गर्मी को मात करते हुए जैसे ठंड ने अब दस्तक दे दी है। तो बरसात अब दोस्तों पहाड़ी इलाकों से मैदानी इलाकों में आ चुकी है और बरसात के चलते अब गर्मी भी विदा ले लेगी और ठंड की दस्तक बहुत जल्द आप देखेंगे कि ठंड एकाएक तेजी से बढ़ने लगी है। दोस्तों, आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे भादरा क्षेत्र में एकाएक क्यों इस प्रकार की हत्या, आगजनी, लूटपाट, चोरी, चाहे वो घरों में हो, दुकानों में हो, इसकी घटनाएं क्यों एकाएक बढ़ रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है। और आज जो सुबह पुलिस प्रशासन को किसी ने सूचना दी और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा तो भादरा में सावा बस स्टैंड के पास जो एक गर्दन कटा शव मिला, वो कैसे भादरा पुलिस प्रशासन के लिए भारी मुसीबत बन रहा है, इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। और दोस्तों, आज एक और दुखद घटना हुई छानीबड़ी में, जब एक युवती ने, कम उम्र की युवती थी दोस्तों, फांसी खाकर अपनी इह लीला समाप्त कर ली। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और दोस्तों, जिस प्रकार से राजनीतिक सरगर्मियां भादरा क्षेत्र के लिए एकाएक तेजी से बढ़ी थी, वो अभी भी जारी है और राजनीतिक बवाल भी बीच बीच में दोस्तों रह रहकर सामने आ रहे हैं। कल भी हमने जो समीक्षा की थी वो कहीं ना कहीं विधायक बलवान पूनिया के परिवार के लिए और उनके लिए बड़ी दुखदायक खबर भी थी। और हमारा कोई उद्देश्य ये नहीं रहता कि दोस्तों किसी भी राजनीतिक परिवार ही नहीं, किसी भी व्यक्तिगत परिवार का कोई व्यक्तिगत निजी पारिवारिक मामला हो उसको हम आपको दिखाएं। लेकिन यहाँ तो दोस्तों राजनीतिक परिवार है, ये कोई इसका कोई मामला वैसे नहीं होता दोस्तों, ये तो ऑटोमेटिक सार्वजनिक होता है। और प्रत्येक विधायक हो, मंत्री हो, जितने भी यहाँ राजनीतिज्ञ हुए हैं, उन सभी के परिवारों की एक एक घटना पूरा विधानसभा जानता है। तो फिर बलवान पूनिया की कैसे नहीं जाने। और उन्होंने तो स्वयं बुला बुला के पत्रकारों को इंटरव्यू दिए और उसमें खुलासे किए और अपने परिवार के बारे में पत्रकार तो सवाल पूछेंगे और पूछेंगे तो जवाब आपको देना है, आपको संभल कर देना है, आपको आपके परिवार के लिए आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ये सेंस आपको होना चाहिए। और जब आप अपने परिवार के बारे में आप किन्हीं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे कि परिवार से जुड़े हुए जिन लोगों के लिए आपने वो शब्द कहे हैं उनके दिलो दिमाग पर लगे, तो वो कैसे न जवाब देंगे इसका। और लोग उनके समर्थक पता नहीं अंध भक्त बनकर उनकी पैरवी करने चले आते हैं सोशल मीडिया पर कमेंट्स के जरिए कि इन मीडिया वालों को जो है किसी के निजी परिवार में किसी इस विषय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अरे कोई नहीं करना चाहता है भाई, क्यों करेगा कोई। लेकिन जब किसी परिवार के सदस्य या अपने परिवार की उन विवाद के बारे में मीडिया से बात कर रहा है तो फिर मीडिया कहां उठा रहा है इसमें। तो ये चीज उन समर्थकों को भी सोचनी चाहिए। और जितनी बातें वो सोशल मीडिया पर हम मीडिया कर्मियों को कह रहे हैं, क्या उतनी उनकी हिम्मत है कि उन परिवार के उन सदस्यों को, उन विधायक के उन एक एक सदस्यों को समझा सके कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमारे अभियान को इसमें बड़ा धक्का लगता है और हमारी आशा इसमें निराशा में बदल सकती है, आप उनको भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, उसके ऊपर ज़्यादा हम नहीं जाना चाहते, वो उनके समर्थकों का राइट है, वो किसी को क्या कहे, क्या ना कहे, क्या ऑब्जेक्शन करे, क्या ना करे। दोस्तों, सभी को अपनी अपनी बातें कहने की अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो उसी प्रकार से दोस्तों हम भी एक, हमारा मीडिया का धर्म है जो हम निभाते हैं और आपके लिए दोस्तों खबरें लेकर आते हैं। क्षेत्र की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबर आपको विस्तार से बताते हो। यही एक प्रकार से मीडिया का, मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई मीडिया का धर्म है और मीडिया का कोई उद्देश्य है दोस्तों सच्चाई उजागर करना। मुझे लगता है कि मीडिया को सच्चाइयाँ उजागर करनी चाहिए और निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र की न्यूज़ें
हो, सार्वजनिक क्षेत्र की न्यूज़ें हो, राजनीतिक क्षेत्र की न्यूज़ें हो, धार्मिक हो, किसी भी प्रकार की न्यूज़ें हो, व्यापारिक भी हो सकती है, हर प्रकार की न्यूज़ें हैं। वो न्यूज़ें दिखाने का दोस्तों मीडिया का राइट है और मीडिया दिखाता है, उसमें किसी को ऐतराज़ भला क्यों हो, और होना भी नहीं चाहिए। हम दोस्तों बात करेंगे सिलसिलेवार आज के घटनाक्रम की, और कैसे एक शव मिला है जिसकी गर्दन नहीं थी, और जो गर्दन मिली है वो किस शव की है, क्योंकि जो शव मिला है दोस्तों बगैर गर्दन का, धड़ का। यहीं से शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों खबर की, क्योंकि हम एक प्रकार से इस खबर को लेकर जो बैठ ही गए, आपसे वार्ता कर ही रहे हैं। पुलिस प्रशासन के लिए कैसे सिर दर्द बना है दोस्तों, ये जो शव मिला है वो किसका है, कौन है इसके हत्यारे, किसने इसको यहां शव को जो है हत्या करके पटक दिया है लाकर। ये सारे सवाल है, आपके भी जहन में है, हमारे भी जहन में है। हम भी इसके सवालों के जवाब जानना चाहते हैं, लेकिन अभी तक तो इन सवालों के जवाब पुलिस भी नहीं जानती है। आपको आश्चर्य होगा, आज पुलिस ने मौका मुआयना किया, डीवाईएसपी मौके पर पहुंचे थे और विभाग की टीमें थी, जांचकर्ताओं की टीमें थी, फोटोएं खींची गई और पूरा मुआयना किया गया। काफी लंबे समय तक, देर तक एक एक चीज की बारीकियां देखी गई। दोस्तों ये एग्जैक्ट कहां का स्थान है, मैं पहले आपको ये बता देता हूं। बादरा में सावा बस स्टैंड, आप बादरा क्षेत्र के तो सभी जानते होंगे। सावा बस स्टैंड के पास दोस्तों महिपाल वाटर ट्रस्ट की ये भूमि है, जो पुराने जोड़, परम जोड़ के नाम से भी आप जानते होंगे, रेलवे स्टेशन के पास में। और यहीं परम जोड़ के पास में रेलवे ट्रैक के नीचे से झूमर मलजी नाटा के चेयरमैनी में दोस्तों एक पाइपलाइन निकाली गई थी, जो बरसात का पानी यहाँ से निकला करता था। और ये जो सारा इलाका था, ये भूमि जो थी जहां आज शव मिला है, ये सारी की सारी दोस्तों डूम सागर का एक प्रकार से हिस्सा थी। और यहाँ पूरे अधिकांश कस्बे का पानी आकर ठहरता था और धीरे धीरे वो पाइपों के नीचे से, रेलवे ट्रैक के नीचे से होते हुए भट्टों की तरफ जाता था। तो ये व्यवस्थाएं थी। आजकल यहाँ काफ़ी भर्तियां भी हो गई है, अलग अलग कुछ कंस्ट्रक्शन भी चले हैं, और रेलवे ने भी कुछ भूमि को वहाँ अपने हिस्से में थी, वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन किए हैं, अपने काम में लिए हैं। और दोस्तों नया स्टेशन भी उसके बाद में मिल गया। तो जो परम जोड़ था उसकी जगह बहुत सीमित हो गई है। और अब ये जो महिपाल वाटर ट्रस्ट की भूमि है, ये एक प्रकार से जंगलात सा है, और यहाँ गंदगी लोग डालते हैं, गंदगी के ढेर। हमने कवरेज की, जब पुलिस प्रशासन वहाँ मौका मुआयने पर था, तो उसकी एक कवरेज आप देखिएगा किस प्रकार गंदगी का ढेर है। और ये जंगलात है, कस्बे के बीचों बीच, कस्बे के भीतर, सावा बस स्टैंड जैसी बिजी जगह में। और दोस्तों किस प्रकार का जंगलात है यहाँ। अगर कोई बैठकर वारदात करने वाले यहाँ अगर छुप जाते हैं तो कोई ढूंढने की यहाँ मशक्कत भी नहीं करेगा, कोई जाने की भी मशक्कत यहाँ नहीं करता है। और ये सब जो था वो कोई कल का नहीं था, ये भी 3, 4 या 5 या 7 दिनों तक का पड़ा हो सकता है। और इस सब को कैसे पता लगा, आसपास के दुकानदार थे, वहां तेज तीव्र बदबू दोस्तों आ रही थी उधर से। और एक खाली जगह थी, दीवार टूटी हुई थी। तो वहां से जब लोगों ने जाकर देखा तो एक व्यक्ति का शव पड़ा था। पैंट शर्ट उन्होंने पहन रखी थी, ज़्यादा एज उनकी दिखाई नहीं दे रही थी। शरीर, बॉडी को अगर आप देखें तो बेशक वो 30, 35 या 40 वर्ष के बीच की उम्र जैसी दिखाई दे रही थी। और देहात का सा व्यक्ति प्रतीत हो रहा था। और एक बारगी देखने से कोई बिहारी जैसा भी प्रतीत हो रहा था, लेकिन शिनाख्त नहीं हुई अभी तक। हमने भी उस शव को देखा। पास में जो गर्दन कटा शव था, उसके पास में एक गर्दन शव पड़ा था दोस्तों, सर का कंकाल पड़ा था। हम कंकाल कह सकते हैं उसको, क्योंकि जो चमड़ी, मांस वगैरह था वो उसके मुंह से, उसकी खोपड़ी से पूरा का पूरा सूख चुका था। वो एक कंकाल नजर आ रहा था, जैसे एक जमीन में से दबा हुआ कंकाल वहां लाकर छोड़ दिया गया। लेकिन जब आप उस शव को देखेंगे, धड़ को देखेंगे हुए, सर को, कंकाल को देखेंगे जो पास, तो वो कहीं से भी उस बॉडी का, उस शव का, उस धड़ का कंकाल नहीं नजर आ रहा था। यही परेशानी है। तो क्या ये हत्या कोई और है?
और वहां पुलिस को एक प्रकार से भ्रमित करने के लिए ये सब लाकर यहाँ पटक दिया गया। वो सर जो कंकाल नुमा सब है वो पटक दिया हो, तो पुलिस किस थ्योरी पर आगे बढ़ेगी और पुलिस के लिए बड़ी भारी दोस्तों परेशानियां है, ये हम जरूर कह सकते हैं। और पुलिस जांच में जुटी है, पोस्टमार्टम किया गया है शव का, तो देखते हैं दोस्तों क्या निकलता है इसमें और क्या नहीं निकलता है। लेकिन पुलिस के लिए बड़ी भारी मुसीबत का समय है ये, क्योंकि एक के बाद एक घटनाएं घट रही है, चाहे वो चोरी की हो, मारपीट की हो, लूटपाट की हो, चैन स्नैचिंग की हो, या फिर इस प्रकार से हत्या की वारदातें हो। एक और आज घटना हुई है दोस्तों छानी बड़ी गांव में, और छानी बड़ी गांव में दोस्तों बंद कमरे में एक युवती का शव मिला, फांसी लगाकर आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। अगर पुलिस की माने, प्रथम दृष्टया इस रिपोर्ट की माने, तो आत्महत्या, फांसी लगाकर आत्महत्या करने का जैसा मामला प्रतीत हो रहा है। लेकिन अभी किसी प्रकार, क्योंकि लड़की के चाचा ने ये मर्ग दर्ज करवाई और दोस्तों पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा के सब परिजनों को सौंप दिया। हम भी वहां गए और पुलिस की कार्रवाई को भी देखा, और जिस प्रकार से मंजू कुमारी पुत्री स्वर्गीय दर्शन लाल छानी बड़ी की है, उसने क्यों आत्महत्या की, दोस्तों ये मामला छानबीन का है, पुलिस की खोजबीन का है। लेकिन हम यही कह सकते हैं कि इस प्रकार से जो घटनाएं होती है वो कहीं ना कहीं समाज को झकझोर देती है, और ऐसी घटनाएं ना हो इसके लिए हम सब भरसक प्रयास करते हैं, प्रशासन भी भरसक प्रयास करता है, सरकारें भी इसके लिए भरसक प्रयास करती है, हमारे जनप्रतिनिधियों की भी बहुत सी इसमें महती भूमिका होती है। वो कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं ना बढ़े इसके लिए पुलिस प्रशासन को निर्देश देता है और समय समय पर स्वयं भी मॉनिटरिंग करता है दोस्तों। तो भादरा क्षेत्र में लगातार इस प्रकार के जो घटनाक्रम हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं बड़े दुखदायक है दोस्तों, ऐसे घटनाक्रम नहीं होने चाहिए दोस्तों। आज हम बात करेंगे राजनीतिक विषय पर भी कि क्या बवाल हो रहा है राजनीति को लेकर, आज क्या बवाल हो रहा है, क्या नया बवाल है, और किसने मांग की है विधायक बलवान पूनिया से माफी मांगने की। तो दोस्तों हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आसपास की मैं जल्दी से आपको कुछ और खबरें आपको बता देता हूं दोस्तों। छानी बड़ी में हुई दुकानों में चोरी 3-4 दिनों में, और घरों में चोरी की घटनाएं, और बढ़ रहा नशे का एक प्रकार से व्यापार कहे या नशे की प्रवृत्ति कहे, बड़ी संख्या में युवा इसमें जो लिप्त हो रहे हैं दोस्तों, उसको लेकर एडवोकेट रवि खोड़ जो कि छानी बड़ी के हैं, उन्होंने दोस्तों पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा। वो आजकल दोस्तों पुलिस अधीक्षक हो, जिला कलेक्टर हो, बाई हैंड ज्ञापन सौंपते हैं और मौखिक रूप से उनसे उस विषय में बात भी करते हैं। ये बहुत शानदार ये बात है, देखने में आई है इस युवा एडवोकेट रवि खोड़ की दोस्तों। यहाँ भी पुलिस अधीक्षक से रवि खोड़ ने वार्ता की और साथ ही मांग की कि जिस प्रकार की से चोरियों की घटना हो रही है, एक भी बरामदगी नहीं हुई, और जो 2 और 3 का पुलिस का चौकी में स्टाफ है, छानी बड़ी दोस्तों उप तहसील है और इतना बड़ा एरिया है, कम से कम 15 से 20 गांव आसपास प्रभावित होते हैं, और वहां उस चौकी की महती भूमिका जो है वो 15-20 गांवों तक बनती है। तो यहाँ 2-3 का स्टाफ, कहीं ना कहीं रवि खोड़ ने भी यही मांग उठाई है कि महज ये 2-3 का स्टाफ तो कहीं ना कहीं कागजों में ही गुम हो जाता है, कागजों में व्यस्त होकर रह जाता है। कहां से होगी बरामदगी चोरियों की, कौन रोकेगा इन चोरियों की घटनाओं को और बढ़ते हुए अपराध को, नशे की प्रवृत्ति को, चिट्टे की तस्करी को कौन रोकेगा, कैसे होगा। पुलिस अधीक्षक ने दोस्तों रवि खोड़ को आश्वस्त किया कि जैसे ये ट्रांसफर पर लगा प्रतिबंध है वो हटेगा, हम प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा यहाँ चौकी पर पुलिस कर्मियों की संख्या जो है वो बढ़ाई जाए, और पर्याप्त रूप से बढ़ाएंगे, आप इसके लिए आश्वस्त रहें। तो कुल मिला के मांग उठाई है रवि खोड़ ने, पहले भी रवि खोड़ ने इस प्रकार की मांगे उठाते रहे, और ज्ञापन में साफ साफ पुलिस अधीक्षक को ये भी जता दिया, चेता दिया कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम मजबूरन धरना प्रदर्शन भी करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। तो इसके अलावा बात करें दोस्तों अन्य खबरों की, तो गणेश युवा पूजा महोत्सव
अब धूमधाम से कल से इसकी शुरुआत हो रही है दोस्तों। कलश यात्रा के साथ डोभी गांव में भी गणेश पूजा महोत्सव हो रहा है, जो कि कल से 23 तारीख तक होगा। और ये जो गणेश युवा महोत्सव है, जो कि दोस्तों फूलदास जी की छतरी में आयोजित किया जा रहा है, वो 26 सितंबर तक चलेगा, 7 दिवसीय। तो ये 20वां युवा गणेश महोत्सव है, शानदार कार्यक्रम है। और कल दोनों ही कार्यक्रम, एक गणेश उत्सव मंडल का भी कार्यक्रम होता है। इस बार उसकी सूचनाएं, उनकी तैयारियों के बारे में हमारे पास कोई खबरें नहीं आई है दोस्तों। इन सब का कल एक प्रकार से जो है कलश यात्रा निकाली जाएगी सभी में। और इसके अलावा बात करें दोस्तों, अमरपुरा में कल विधायक बलवान पूनिया का शानदार स्वागत सत्कार किया गया और यहीं से एक विवाद भी उपजा है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। 51,000 रुपए किसान भवन के लिए दोस्तों अमरपुरा वासियों ने बलवान पूनिया को सौंपे। रामस्वरूप पातलान ने बलवान पूनिया को समर्थन दिया। अनेकों उनके परिवार के लोग इस अवसर पर रहे। कार्यक्रम आयोजित किया गया। सिक्कों से विधायक बलवान पूनिया को तोला भी गया। तो इसके अलावा बात करें दोस्तों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का अनिश्चितकालीन धरना चौथे दिन भी लगातार जारी है। उन्होंने ज्ञापन देते हुए अपने धरने प्रदर्शन में 11 सूत्री जो मांगी है वो नहीं मानी जाती है सरकार द्वारा। लगातार अनवरत ये धरना प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी उन्होंने दे दी है। अनेकों विभाग है दोस्तों, पटवारियों ने बल्ला बल्ला अभी ये धरना जो है सरकार के आश्वासन पर उठाया था। कानून को संग और साथ बैठे थे। और दोस्तों किस प्रकार से फसलें खराब हुई और किसानों की फसलों की एक प्रकार से गिरदावरी ना होने से जो फसल बीमा क्लेम है, किस प्रकार की देरियां चल रही थी, उसमें किसान परेशान थे, हताश थे। और अभी भी लगातार भिरानी में जो किसान धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, 38 दिन से लगातार वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। फसल बीमा क्लेम भी एक बहुत बड़ी समस्या भादरा क्षेत्र की, और भादरा की नहीं, मैं तो कहूँगा दोस्तों हनुमानगढ़ चूरू जिले की बहुत बड़ी समस्या है। तो 38 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। सिंचाई विभाग मुख्य अभियंता हनुमानगढ़ से मिला आज किसान संघर्ष समिति का प्रतिनिधि मंडल, ज्ञापन दिया, मांगे मौखिक रूप से वार्ता की और चेताया भी। और आगे दोस्तों जल्द से जल्द ये मांगे पूरी करने की भी बात भी कही गई और विस्तार से प्रतिनिधि मंडल ने वार्ता की। दोस्तों आश्वस्त किया मुख्य अभियंता ने कि जल्द ही हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ये मांगे मानी जाएगी? चुनाव है 2023 में, इसी वर्ष दिसंबर महीने में। उस चुनाव से पहले, आचार संहिता लगने से पहले क्या ये मांगे मानी जाएगी? और अगर नहीं मानी जाती है मांगे, तो क्या होगा? ये धरना प्रदर्शन लगातार अनवरत जारी रहेगा। और जारी रहता है तो वर्तमान जनप्रतिनिधि को इसका कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। किसानों की मांगे हैं और किसानों के ही दम पर वो यहां विधायक की कुर्सी पर बैठे थे। और किसान ही उनके शासनकाल में सबसे ज्यादा प्रताड़ित है, प्रभावित है, परेशान है, मुश्किलों में है, धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर है। देखने वाली बात है दोस्तों। इसके अलावा बात करें अन्य खबरों की, तो हम बात करेंगे दोस्तों अब अमरपुरा की उस खबर की जिस खबर में मांग की गई है विधायक बलवान पूनिया से कि आप माफी मांगे। क्यों शब्द वापस लेने की मांग क्यों की गई? ऐसा क्या कहा बलवान पूनिया ने? दरअसल जो एक संगठन बना है दोस्तों, एक ट्रस्ट बना है, और उस ट्रस्ट का नाम भी मैं आपको बताऊं तो जन सेवा ट्रस्ट सूरत के नाम से, गुजरात का ये ट्रस्ट है। इसमें दयानंद बेरवाल जो कांग्रेस के नेता है दोस्तों, वो जुड़े हुए हैं। अनेकों लोग और भी जुड़े हुए हैं। और इस ट्रस्ट से यहाँ के लोग भी बहुत से लोग लाभान्वित हुए। दयानंद बेरवाल ने दोस्तों शानदार सेवाएं प्रदान की और वो तो इस ट्रस्ट के खास सदस्य है। उस ट्रस्ट के बारे में आखिर बलवान पूनिया ने क्या बोल दिया अमरपुरा में ऐसा कि माफी मांगने की मांग की जा रही है? इस ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा, उपाध्यक्ष है भादरा जन सेवा ट्रस्ट के सूरत गुजरात का जो ट्रस्ट है, उसका नाम है बलवंत बेनीवाल भोलावास के। उन्होंने मांग की है दोस्तों, एक पत्र लिखकर विधायक को, खुला पत्र लिखकर विधायक को मांग की। और जो आपने खूंटा रोपने की बात कही, शब्द अच्छे शब्द नहीं है।
आपने ट्रस्ट के लिए बहुत ही गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, हमने वो पूरा बयान तो उनका नहीं सुना, लेकिन जिस प्रकार से ये मांग की गई है वो बात हमने आपको बताई है। ज़रूर अगर इसमें कोई ऐसी बातें आती है या कोई विधायक इसमें कोई श्योरी फील करते हैं या ये मांग कहीं और ज़्यादा तीव्र रूप करती है तो हमारी नज़रें बनी रहेगी। आगे भी फिर हम इसको लेकर आपके साथ सीधे वार्ता करेंगे। अब बात करें दोस्तों अन्य खबरों की, तो कल एक बैठक है मीडिया के साथ प्रशासन की, और उसमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी भी सुबह 10:30 बजे उपखंड कार्यालय में दोस्तों उपस्थित रहेंगे। और मेरे मीडिया बंधु ये खबर देख रहे हैं तो दोस्तों वो भी जरूर पहुंचे सुबह एसडीएम कार्यालय में 10:30 बजे। और ये एक सभा है दोस्तों इसलिए कि अब चुनाव होने वाले हैं, आचार संहिता लगने का समय आ चुका है और प्रशासन चाहता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और जो प्रिंट मीडिया के लोग हैं उनसे मिला जाए और उनको बताया जाए पेड न्यूज़ क्या होती है, किस प्रकार से आपको क्या करना है, और इन सारी चीज़ों की जानकारियां जो है प्रशासन साझा करेगा। जो सरकार एक प्रकार से चुनाव आयोग की जो बातें हैं वो भी इसमें पता लगेगी। तो देखते हैं दोस्तों किस प्रकार की दिशा निर्देश और बातें इसमें होती है। इसके अलावा दोस्तों बात करें हम छानी बड़ी युवती की, जो कि बहुत ही दुखद घटना हुई दोस्तों। आज ऐसी घटनाएं, समाज को झकझोरने वाली घटनाएं हमने आपको बताया। मंजू कुमारी ने कैसे जो है आत्महत्या की है, अपनी ई लीला को समाप्त किया है। इससे एक चीज दोस्तों ध्यान रखने वाली है, और मैं सभी अभिभावकों से और परिजनों से, माता पिता से, सभी दोस्तों इस बात को गौर करें, नोट करें। अपने बच्चों की अलग प्रकार की कोई एक्टिविटी आप देखें, उनका अलग से कोई व्यवहार आप देखें तो उनसे बात करें, आप उनसे खुलकर बात करें। अगर आम दिनों की अपेक्षा हटकर आपका बच्चा व्यवहार कर रहा है, कुछ गुमसुम है, आपसे कुछ बोल नहीं रहा है, घर वालों को कुछ बता नहीं रहा है, या कोई परेशानी में, उनके चेहरे पर आप परेशानी देखें, क्योंकि आप बुजुर्ग हैं, आप बड़े हैं, आप उनके परिजन हैं, आप पेरेंट्स हैं, आपको इन चीज़ों की समझ होनी चाहिए। दोस्तों ऐसे में आप अपने बच्चों से वार्ता करें, बात करें, उनके विचार जाने, उनकी समस्या जाने, उनकी संगत कहाँ है, कहाँ वो बैठते हैं, कहाँ किस प्रकार कब किससे मिलते हैं, और हो सके तो उनके दोस्तों से भी कभी कभार आपको मिलना चाहिए, उनके बारे में भी आपको पता करना चाहिए वो क्या करते हैं। तो इस चीजों की मॉनिटरिंग दोस्तों बहुत जरूरी है। समाज को अगर हम इस वर्तमान परिवेश में, समाज इस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और तेजी के साथ आधुनिकतम जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों, और मोबाइल जैसी ऐसी चीजें हैं जिसके बिना हमारे बच्चे भी आजकल नहीं रहते हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं ये चीजें अब मॉनिटरिंग के दायरे में भी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपका बच्चा मोबाइल में क्या सर्च कर रहा है, क्या देख रहा है, किस चीज़ों में, किस वीडियोस में वो इंटरेस्ट रखता है। इन चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है दोस्तों। तो कम से कम आज ही आप सतर्क हो जाइए और अपने बच्चों के साथ वार्ता करें, उन्हें समय दें, उन्हें भी समय की आवश्यकता है। अगर आप समय नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं वो बच्चे इसके लिए अपेक्षित भी होते हैं और इसके लिए कहीं ना कहीं वो कुंठा का शिकार हो जाते हैं, और उसके बाद में वो कहीं भी कुछ भी सोचने के लिए दोस्तों, किसी भी राह में मुड़ने के लिए फिर वो ललायित रहते हैं, वो दूसरे मार्गों में निकल ही पड़ते हैं। बचाइएगा उन्हें। और इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करेंगे भादरा क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों के जन संपर्क की। बलवान पूनिया ने आज बलवान पूनिया का डाणी मोहब्बतपुर की डाणी हरियाणा में शानदार स्वागत सत्कार हुआ दोस्तों। एक बेणीवाल परिवार द्वारा उनका स्वागत सत्कार किया गया। तो भादरा के गांवों में तो स्वागत सत्कार बलवान पूनिया का होता ही है, और यहाँ डाणी मोहब्बतपुर जो कि हमारे भादरा के ज़्यादा दूर नहीं है दोस्तों, हरियाणा में नज़दीक का ही क्षेत्र है। इससे पहले की बात करें तो अमरपुरा परलिक का गेहूं में उनके जनसंपर्क अभियान और उनकी गेहूं में तो एक सभा भी हुई, और अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण भी बलवान पूनिया ने किया। इसके अलावा बात करें संजीव बेणीवाल की, तो संजीव बेणीवाल का भी ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान जारी है, और संजीव बेणीवाल एक विशेष तैयारी में लगे हैं दोस्तों। उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं, संजीव बेणीवाल सभा की तैयारी कर रहे हैं,
एक बड़ी सभा संजीव बेनीवाल जल्दी कर सकते हैं। 27 सितंबर को बलवान पूनिया की एक सभा संभवतः अनाज मंडी भादरा में होने जा रही है। उसके जस्ट बाद या उसके अगले महीने में भी हो सकता है, अभी तारीख डिक्लेयर संजीव बेनीवाल ने नहीं की है, वो सभा हो सकती है और वो बड़ी सभा हो सकती है। उससे एक प्रकार से संजीव बेनीवाल शक्ति प्रदर्शन भी कर सकते हैं। अब बात करें अन्य नेताओं की तो बजरंग सहारण लगातार धरना प्रदर्शन लगा रहे हैं दोस्तों, नेतृत्व कर रहे हैं। और राजेंद्र जलंधरा भी, क्योंकि बिरानी में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, बिरानी के लगातार सरपंच जलंधरा परिवार से ही बनते आ रहे हैं, तो राजेंद्र जलंधरा भी लगातार इस धरना प्रदर्शन में अपनी भूमिकाएं निभाते हैं, उनके समर्थक भी इसमें आते हैं। लेकिन बजरंग सहारण का नेतृत्व है इस धरना प्रदर्शन में। 38 दिनों से लगातार वो जारी है। और हमने बताया हनुमानगढ़ में सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता से वो मिले और मांगों के बारे में विस्तार से वार्ता की। एसपी सिंह की बात करें तो लगातार धरना प्रदर्शन, जो जनसंपर्क अभियान है दोस्तों, एसपी सिंह का भी लगातार जारी है, प्रयासरत है। वो टिकट की दौड़ में कैसे अपने आप को वजूद अपना बनाए रखे और भाजपा की टिकट या केंद्र पर कैसे प्राप्त करे, इसी जुगाड़ में, इसी उधेड़-बुन में वो लगातार लगे। और जनसंपर्क भी उच्च नेताओं से लगातार ये नेता अपना साधने में लगे हैं। बात करें हेमंत पचार की तो युवा नेता भारतीय जनता पार्टी के वो भी उच्च संपर्कों को टंटोल रहे हैं और कहीं ना कहीं संघ लोबी के नजदीक होते हुए भी वो दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। हाथ पांव जहां भी इन नेताओं को मारने के लिए स्पेस मिलता है, जगह मिलती है, चूकते नहीं है वो। और जनसंपर्क अभियान अपने अंदाज में सभी नेता अपना चलाए हुए हैं। और इसके अलावा बात करें राजेंद्र जलंधरा भी, वो भी अपने स्तर पर अपना अभियान चलाए हुए हैं। महंत रूपनाथ, उन्होंने कार्यालय खोल लिया है दोस्तों, चुनावी कार्यालय भादरा में, और ये चुनावी कार्यालय खुला है वीडीएस प्लेस के सामने। तो महंत रूपनाथ आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी टिकट के प्रबल दावेदार है। और जो आम आदमी पार्टी की 25 सदस्यों की टिकट जो सूची आने वाली थी दोस्तों, शनिवार को पुख्ता खबर थी, लेकिन अचानक अंत समय में क्यों नहीं आई? इसलिए नहीं आ पाई कि कुछ जगहों पर, सीटों पर विधानसभाओं के विवाद हो गया था, नामों को लेकर कुछ विरोध भी आ गया। नई पार्टी है, नए लोगों को टिकटें देने जा रही है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि राजस्थान की अधिकांश सीटों पर आम आदमी पार्टी टिकट देने जा रही है। बहुत ज्यादा तैयारी तो राजस्थान में नहीं की जैसी पंजाब में की थी, और जैसी कुछ थोड़ी बहुत तैयारी हरियाणा में आम आदमी पार्टी कर रही है। राजस्थान में तैयारियां बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ जल्दबाजी में कुछ तैयारियां है। तो ऐसे में कितना प्रतिशत वोट बटोर पाती है राजस्थान में आम आदमी पार्टी, ये देखने वाली बात है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है, अब राजस्थान में परफॉर्मेंस जरूरी है, चुनाव लड़ना भी बहुत जरूरी है। तो देखते हैं कब टिकटें जारी होती है। 25 की वो सूची 2-4 दिनों में हो सकता है जारी हो जाए, और क्या महंत रूपनाथ का उस 25 में नाम आता है या नहीं आता है, ये देखने वाली बात है दोस्तों। इसके अलावा बात करें अन्य नेताओं की तो दयानंद बेरवाल, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता, क्षेत्र में प्रदेश में पीसीसी सचिव, अच्छा खासा प्रयास कर रहे हैं दोस्तों कांग्रेस के लिए। टिकट की दौड़ में भी बने हुए हैं लगातार, और दावेदारी उनकी पुख्ता है। टिकट अपनी मानकर चल रहे हैं क्योंकि आला नेताओं के साथ दयानंद बेरवाल के शानदार संपर्क हैं। ऐसे में क्या ईमानदार एक कांग्रेसी टिकट ले पाएगा, या फिर ये टिकट जो सूची में नाम नहीं है, जो दावेदार 30 थे उनमें जरूर सुखदेव सिंह शेखावत ने दावेदारी की थी। बलवान पूनिया की वार्ता हमने कल बताई थी, 2 सीटों पर माकपा के साथ वार्ता कांग्रेस की हो रही है, तो क्या वो सफल हो जाएगी? और यहाँ बलवान पूनिया ही कांग्रेस की टिकट आने फिर नहीं देंगे, या फिर समझौता नहीं होता है तो कांग्रेस की टिकट लेकर आने के लिए मजबूर हो जाएंगे बलवान पूनिया, और वो मांगेंगे। चर्चा है यहाँ पर कि वो अगर गहलोत से टिकट मांगेंगे तो गहलोत साहब उनको टिकट दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ गहलोत साहब आए थे, उनकी और कुछ बातें भी सुनी होगी, टिकट काय को नहीं देंगे, लोग तो यही मानकर चल रहे हैं।
तो देखते हैं, हमारी नजरें भी बनी रहेगी। और दोस्तों इन सारे विषयों पर हम लगातार अपनी जो नजरें हैं वो गड़ाए हुए हैं। तो क्या होता है राजनीति का आगे खेल, कौन नेता कितनी बड़ी सभाएं करता है, कौन किस पार्टी से हाथ आजमाता है, आरएलपी की टिकट कौन लेकर आता है। अनेक ऐसे जेजेपी भी अपनी टिकट यहां बादरा में देने का प्रयास कर रही है दोस्तों। हालांकि नौर में तो जेजेपी बड़ा दाव खेल सकती है, लेकिन बादरा में भी टिकट देने की कवायद चल रही है, तो वो किसको देगी। और जो नेता है, बड़े बड़े नाम है, अभी बजरंग सारण वैसे तो घोषणा कर चुके हैं कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। राजेंद्र जलंधरा अभी निर्दलीय का ही नाम है, लेकिन वो किसकी टिकट ला सकते हैं। आम आदमी पार्टी का पहले जिक्र था, चर्चा थी, ला सकते हैं। अब रूपनाथ की एंट्री हो गई है, तो क्या वो लाएंगे बसपा की टिकट, राजेंद्र जलंधरा। ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी दोस्तों। बसपा की टिकट से दलित वोट बैंक जुड़ा हुआ है दोस्तों। और राजेंद्र जलंधरा जिस समाज से आते हैं, कुमार समाज, प्रजापति समाज, उसके 27,000 से अधिक वोट है। ऐसे में उनका दावा भी बड़ा बनता है, उनके ऊपर नजरें टिकी रहना क्षेत्र के लोगों की दोस्तों अवश्य बामी हो जाता है। इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते इतने बड़े चेहरे को। तो हमारी नजरें बनी रहेगी, कौन क्या किस पार्टी से कब बड़ा धमाका कर सकता है, इसके ऊपर हम जल्दी आपको सारी खबरें देंगे। लेकिन अब दोस्तों आज क्या विशेष दिवस है, 18 सितंबर को ये बता देते हैं। और आज भारत के संविधान में और भारत में बहुत बड़ा दिन था दोस्तों। और वो इसलिए भी क्योंकि 96 वर्षों बाद हमारी जो संसद बनी थी, अंग्रेजों ने बनाई थी, उसमें आज अंतिम कार्यकाल हुआ। अब उसमें कोई कार्यकाल नहीं होगा। अब नया जो संसद भवन बना है, जिस पर कल हमारे उपराष्ट्रपति ने जयदीप धनखड़ ने दोस्तों ध्वज फहराया था, वहां अब कल का विशेष सत्र जो है आज शुरू हुआ है, वो कल नई संसद में चलेगा। और पुरानी संसद का आज अंतिम दिन था, अर्थात अंग्रेजों की इस निशानी को भारत आज भी छोड़ देगा। आज ये निशानी भी अब हम पीछे छोड़ चुके हैं। तो कुल मिला के 1949 में 74 वर्ष पहले अंबेडकर समिति ने दोस्तों देश को दो नाम जो सुझाए थे, भारत और इंडिया, 74 वर्षों पहले, अब वो क्या इतिहास फिर दोहराने जा रहा है दोस्तों। उस एक प्रकार से समिति के दौरान जो बहस हुई थी, उसमें कामत ने कहा था दोस्तों, जो बच्चा जन्म लेता है उसका नामांकन होता है, उसका नया नाम होता है, उसका नया जीवन है, उस नाम से उसको आगे संबोधित किया जाता है। और उसी प्रकार भारत को भी दो नाम मिले थे। तो क्या अब जो भारत और इंडिया की बहस चल रही है भारत में, वो अब फिर से नामकरण होने जा रहा है। 74 वर्षों बाद में फिर इतिहास लिखा जाएगा। ये दोस्तों एक बहुत बड़ी बात है। और आज के दिन विश्व बांस दिवस भी मनाया जाता है पूरे विश्व में। और आज के दिन विश्व जल निगरानी दिवस भी मनाया जाता है। और विश्व एक प्रकार से समान वेतन दिवस भी आज मनाता है दोस्तों। और संसद में 18 जनवरी 1927 को आज ही के दिन संसद बनी थी, 96 वर्षों पहले। और अब उस 96 वर्ष पुरानी संसद को अलविदा भारतीय सरकार ने एक प्रकार से कह दिया है। तो अब हम बात करें दोस्तों मौसम की, और जल्दी से मैं आपको मंडियों के भाव बता देता हूं। नोट से शुरुआत करते हैं। मोट के भाव दोस्तों 7289 रुपए प्रति कुंटल आज रहे नौर मंडी में। मूंग के भाव 8700 रुपए प्रति कुंटल, सरसों बिकी 5340 रुपए प्रति कुंटल, जबकि चना 6270 रुपए प्रति कुंटल बिका है। ग्वार बिका है 5510 रुपए, बाजरा बिका है 2022 रुपए प्रति कुंटल, जो बिकी है 1752 रुपए प्रति कुंटल। आदमपुर मंडी में ग्वार बिका है 5670 रुपए प्रति कुंटल, जबकि नरमा 7670 रुपए, कपास 8036 रुपए प्रति कुंटल बिका है। और मूंग बिका है 8152 रुपए, सरसों बिकी है 5360 रुपए प्रति कुंटल। और गेहूं की बात करें तो आज नौर मंडी में गेहूं बिकी 2388 रुपए। अब सिरसा मंडी की बात कर लेते हैं। नरमा 7513, कपास के भाव 8150 रुपए, जबकि सरसों 5260 रुपए प्रति कुंटल बिका है। और ग्वार के भाव 5624 रुपए, गेहूं बिका है 2320 रुपए प्रति कुंटल।
बाजरा बिका है 1950 रुपये। और आज मौसम का मिजाज बताएं तो आप जब समाचार देख रहे हैं तो बरसात हल्की हल्की बाजरा क्षेत्र में जारी है, तेज हवाएं भी जारी है। आज मौसम ने अचानक बहुत ज़्यादा अंगड़ाई ली और जो मौसम का मिजाज आज लगभग 32-33 डिग्री रहने वाला था वो 28 से 30 डिग्री मैक्सिमम रहा, तो हल्की ठंड सी रही। 18 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चली और 4.3 mm बरसात की आज दिन भर में चेतावनी थी। हालांकि भादरा कस्बे में इतनी बरसात नहीं आई, आसपास कुछ गांव में जोर की बरसात और कहीं बूंदाबांदी और कहीं मात्र बादलों की गर्जना तक सीमित रहा मौसम का मिजाज। और 19 सितंबर को कल 27 से 31 डिग्री दिन में और 32 से दोस्तों 34 डिग्री टेम्परेचर कल दोपहर को रह सकता है। 31 से 33 देर शाम को और 7 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। 60 से 100% बादल अलग अलग हिस्सों में कल दिन भर और रात्रि को छाए रह सकते हैं। और दिन में 0.3 mm तो रात्रि को भी 0.2 mm बरसात की हल्की चेतावनी कल के लिए भी मौसम विभाग ने जारी की है। तो मौसम अब गर्मी से निजात वाला है लगातार। आज के लिए दोस्तों इतना ही। और एक बार फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा दोस्तों, साफ संदेश भारत के जितने भी दर्शक है, आपका प्रेम प्यार स्नेह दुलार हमें सदैव मिलता है और आज भी मिल रहा है और आगे भी हमारी उम्मीद है कि मिलता रहेगा। लेकिन जिस किसी भी दर्शक ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज, दोस्तों प्लीज़ हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस 7 बजे के बुलेटिन को तो आप अवश्य शेयर करके हमें दोस्तों अनुग्रहित करें और हमारा हौसला बढ़ाए। और जो कमियां दोस्तों हमें हमारे जो समाचार में आपको दिखाई दे उसके बारे में आप ज़रूर हमें अवगत करवा सकते हैं कमेंट में। दोस्तों हम कोई परिपूर्ण पत्रकार नहीं है और हम आपके सहयोग से, आपके मार्गदर्शन से और आपकी राय से ही आगे बढ़ने की मंशा रखते हैं। और आपका प्रेम प्यार स्नेह दुलार इसी प्रकार बरकरार रहे। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे, नई मुलाकात, नए समाचार और नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।